अब रिकॉर्डिंग ऑन होता, अभी ऑन किए थे, पता नहीं नहीं ऑन हुआ, देखिए हम तो क्लिक किए थे वहाँ पे, चलो ठीक है। अच्छा चलो अब रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड हो रहा है। चलो अब देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पास में। अब हम देखते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन बेस मतलब क्या बोले, ट्रांजिस्टर में हमेशा कोई ना कोई एक चीज कॉमन रहेगा, या तो कॉमन कलेक्टर रहेगा, या कॉमन बेस रहेगा, या फिर कॉमन क्या कहते हैं इमीटर रहेगा। कॉमन मतलब उस पॉइंट पे वो ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा, जीरो पोटेंशियल होगा वहां पे। यहाँ पे कॉमन बेस दिखा है, मतलब यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है। इनपुट पे और आउटपुट पे दोनों पे क्या है हमारा, ये कॉमन है, और उसका पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा, मतलब ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा वो। तो ये फिक्स है। बाकी हम क्या सर्किट में क्या करते हैं, अपने मर्जी से ग्राउंड लेते हैं, जहाँ पे जीरो पोटेंशियल होता है कहीं एक जगह ग्राउंडिंग करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि कॉमन बेस लेंगे तो बेस को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे ही करेंगे। तीनों में से कोई कॉन्फ़िगरेशन हम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम एक्टिव क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में क्या करते हैं कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं VEE, मतलब क्या कहते हैं बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से, और क्या कहते हैं NPN, तो P को पॉजिटिव से और N को क्या कहते हैं निगेटिव से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी सप्लाई है, इसको बोलते हैं VCC। तो मतलब क्या कहते हैं N को पॉजिटिव से और क्या कहते हैं P को निगेटिव से, मतलब ये रिवर्स बाइस और ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं कॉमन बेस में। बस उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं VBE, बेस इमीटर वोल्टेज, वो इसको इनपुट वोल्टेज बोलते हैं। और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया बैटरी बाइसिंग के लिए, और जो ये वोल्टेज डेवलप हुआ आउटपुट पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर टू बेस। और क्या कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेस टू इमीटर वोल्टेज, क्योंकि बेस क्या है, हायर पोटेंशियल पर रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे, और इमीटर क्या होता है निगेटिव पोटेंशियल पे, इसलिए VV लिखते हैं, VV माइनस VE, बेस टू इमीटर वोल्टेज। यहाँ पे क्या लिखते हैं VCB, कलेक्टर हमारा क्या रहता है हायर पोटेंशियल पे, और बेस हमारा क्या रहता है लोअर पोटेंशियल पे, तो इसको हम लिखते हैं VCB। इसका लिखने VB और VCB लिखने का कारण ये हो गया कि बेस हमारा हायर पोटेंशियल पे, इसलिए B को पहले लिखे और E को कम लिखे। यहाँ पे कलेक्टर हमारा हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए कलेक्टर को ऊपर लिखे VCB लिखते हैं। तो क्या कहते हैं ये हमारा ट्रांजिस्टर क्या होता है, कॉमन बेस रीजन में क्या होता है। अगर एक्टिव रीजन की बात करें तो बेस इमीटर जंक्शन J1 जंक्शन, J1 या JE जंक्शन बोलिए, फॉरवर्ड बाइस होता है, J2 या मतलब JB जंक्शन कुछ भी बोलिए, तो क्या होता है रिवर्स बाइस होता है। तो अगर हम इसका क्या कहते हैं इसका एनालिसिस करेंगे, तो हम आपको क्या बताए थे कि जब हम ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करते हैं तो दो डायोड को क्या कहते हैं ट्रांजिस्टर को दो बैक टू बैक डायोड कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस करने के लिए, लेकिन क्या है दो ट्रांजिस्टर बैक टू बैक डायोड की तरह काम नहीं करता है, क्योंकि उस दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग फोर्स नहीं होता है। लेकिन जब हम एनालॉग में उसकी एनालिसिस करते हैं, जब सर्किट की तरह जब उसको हम एनालाइज करेंगे, तो उसको हम बैक टू बैक डायोड की तरह एनालाइज कर सकते हैं, अगर उसका सर्किट का एनालिसिस करेंगे तो क्या कहते हैं, अब देखिए एक तरह से तो हमारा क्या कहते हैं, अगर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करें तो हमारा बेस यहाँ पे कॉमन है, VCB क्या कहते हैं हमारे पास में आउटपुट वोल्टेज, और VBE हमारे पास में क्या होता है इनपुट वोल्टेज। इधर सप्लाई वोल्टेज था उसको हम छोड़ दिए इनपुट और आउटपुट का। तो जब हम क्या कहते हैं इस ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम डायोड में ड्रॉ आप डायोड में पढ़े होंगे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो क्या था वो हमारा टू टर्मिनल डिवाइस था, तो बस एक इनपुट करंट था और एक इनपुट वोल्टेज था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम जब इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट करंट हमारा हो जाएगा IE और इनपुट वोल्टेज हमारा हो जाएगा VBE। और जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट करंट हो जाएगा हमारा IC और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा VCB, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो इसमें हमारे पास में दो कर्व आएगा, एक इनपुट कर्व आएगा एक आउटपुट कर्व आएगा। इनपुट कर्व में हमारा इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट कर्व में हमारा आउटपुट करंट और क्या कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। तो क्या कहते हैं जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको हम दो बैक टू बैक डायोड की तरह कंसीडर कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। इस दो ट्रांजिस्टर दो बैक टू बैक डायोड की तरह काम करता नहीं है, लेकिन उसकी एनालिसिस हम कर सकते हैं दो बैक टू बैक डायोड की तरह। तो एक तरह से देखिए इसका जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट फॉरवर्ड बाइस डायोड की तरह काम करेगा और ये वाला पार्ट रिवर्स बाइस डायोड की तरह काम करेगा। तो अब जब हमारा बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस है तो बिल्कुल उसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का होगा, जैसा कि हमारा फॉरवर्ड बाइस डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता था, बिल्कुल कुछ वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा, मतलब कि डायोड हमारा क्या होता है
0.7 कट इन वोल्टेज होता है, वहाँ पे ऑन होता है। तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब ड्रॉ कर रहे हैं ट्रांजिस्टर का, तो हम इनपुट करंट लिए, वो हमारा क्या हो गया आई, और क्या कहते हैं इनपुट वोल्टेज लिए VB, इनपुट वोल्टेज लिए हम क्या कहते हैं VB, बेस टू मीटर वोल्टेज। तो इसका हम एक मान लो इसका हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लो कुछ कांस्टेंट वोल्टेज VCB हम 1 वोल्ट मान लिए, कोई कांस्टेंट वोल्टेज मान लिया वो VCB 1 वोल्ट। तो हम क्या कहते हैं, अब ये हमारा क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह काम करेगा। तो क्या होगा 0.7, अगर सिलिकॉन डायोड लेंगे तो 0.7, अगर जर्मेनियम टाइप का अगर NP टाइप जर्मेनियम क्या कहते हैं जर्मेनियम ट्रांजिस्टर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर लेंगे तो 0.7 कट इन वोल्टेज रहेगा, यहाँ तक 0 रहेगा, और डायोड की तरह 0.7 के बाद बिल्कुल एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करता रहेगा, जैसा कि हमारा डायोड में होता था। तो मतलब इसका जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का, वो बिल्कुल एक फॉरवर्ड बायस डायोड की तरह हो गया, जिसमें कि क्या कहते हैं हमारा करंट 0.7 से शुरू होगा, और क्या कहते हैं धीरे धीरे धीरे, अगर सिलिकॉन डायोड ले और धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता रहेगा, जैसा कि जैसा डायोड में होता था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का एनालिसिस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि हमारा क्या कहते हैं फॉरवर्ड बायस डायोड है, बिल्कुल उसके तरह ये क्या कहते हैं हमारे पास में वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आई इधर आ रहा है, आईसी इधर जा रहा है, और क्या कहते हैं आईबी हमारा इधर जा रहा है। तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं किरचॉफ्स अप्लाइंग केसीएल, तो अप्लाइंग केसीएल अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो पहले बताए थे, और आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी ओ। ये एक्टिव मोड में हमारा क्या कहते हैं हमारा क्या कन्फिगरेशन हो जाएगा। वो जो इससे पहले वाला डायग्राम ड्रॉ की थी, वो भी जब ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन समझा रहे थे, तो वो भी हमारा एक्चुअली क्या कहते हैं कॉमन बेस डायग्राम ही था। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गया कॉमन बेस के लिए। बाकी कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर का हम आगे देखेंगे कि उसका इक्वेशन कैसे आ रहा है। तो हमारा कॉमन बेस में इक्वेशन क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और क्या कहते हैं आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस ICO। तो चाहे हम कॉमन बेस ले, चाहे कॉमन कलेक्टर ले, चाहे कॉमन इमीटर ले, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर हम आगे पढ़ेंगे, तो हर कंडीशन में हमारा KCL क्या कहते हैं वैलिड होना चाहिए, और क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली जैसा हम बाइसिंग करेंगे उस हिसाब से हम करंट और वोल्टेज को डिफाइन करेंगे। तो क्या कहते हैं अब यहाँ पे IC इक्वल टू क्या हो गया अल्फा आई प्लस ICO बताए थे। तो क्या होता है, तो अब जब हम इसी ICO जो हम लिखे थे IC का इक्वेशन अल्फा आई प्लस ICO को, तो कॉमन बेस के लिए इसका हम लोग नाम देते हैं ICBO, मतलब है रिवर्स सैचुरेशन करंट ही, लेकिन किस कॉन्फ़िगरेशन में है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कुछ नहीं, इसका नाम बदल के हम लोग रख दिए, ये अल्फा आई है, इसका नाम बदल के ICO से इसका नाम बदल के IBO रख दिए, मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो कुछ नहीं है, ये ICO का नाम ICBO बदल गया, क्योंकि हम लोग अभी कॉमन बेस की बात कर रहे हैं। फिर कॉमन इमीटर में बात करेंगे तो उस वहाँ पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगा उसका हम लोग नाम रख देंगे ICO, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में रिवर्स सैचुरेशन करंट, उसका वैल्यू देखेंगे कितना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गया, क्या कहते हैं IC इक्वल टू क्या कहते हैं अल्फा आई प्लस ICBO, और I जो होता है वो हमारा क्या होता है, I जो हमारा होता है, जो हमारा इनपुट जो हमारा करंट है वो क्या होता है, ये तो बहुत छोटा होता है ना, जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो तो बहुत छोटा होता है। तो हम क्या बोलेंगे I इज मच ग्रेटर देन ICBO, मतलब जो हमारा करंट आ रहा है क्या कहते हैं IC जो हमारा आ रहा है, ये IC जो है हमारा करंट, ये क्या है ICBO से बहुत ज्यादा बड़ा है, आई प्लस अल्फा आई प्लस ICBO। तो ICBO से बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा IC इक्वल टू अल्फा आई। तो यहाँ पे हम इस अल्फा वाले टर्म को डिफाइन करते हैं, अल्फा इक्वल टू हो जाता है IC अपॉन IE। तो यहाँ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इस अल्फा टर्म को हम लोग डिफाइन करते हैं कॉमन बेस करंट गेन, विच इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट हमारा क्या था कलेक्टर करंट, और इनपुट करंट हमारा क्या था इमीटर करंट। थोड़ा आउटपुट में हमारा थोड़ा सा ICBO भी आया था, मतलब ICO का नाम ICBO रख दी क्योंकि कॉमन बेस है, तो ये भी आया था, लेकिन इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम होता है, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी करंट के चलते होता है। तो कॉमन बेस कन्फ्यूजन में एक टर्म हमारा डिफाइन हो गया अल्फा, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है IC अपॉन आई, मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो अल्फा को हम लोग बोलते हैं कॉमन बेस करंट गेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज ए एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो मतलब क्या हो गया, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होते हैं जो हमारा क्या कहते हैं जो हमारा कॉमन बेस क्या कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन हुआ, उसमें हमारा अल्फा क्या होता है, अल्फा में होता है करंट गेन और ऑल्सो कॉल्ड
करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, मतलब कितना करंट एम्पलीफाई हुआ, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर आया। और क्या कहते हैं, जब इस अल्फा आई सी इक्वल टू अल्फा आई, इसको जब हम इसमें पुट करेंगे, आई सी इक्वल टू अल्फा आई यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा आई को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लेंगे, तो एक इक्वेशन और बन गया हमारे पास में, आई बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू आई। मतलब ये जो इक्वेशन आया आई सी इक्वल टू अल्फा आई, तो यहाँ पे जो ये आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी आया था, तो आई सी में हम पुट कर देंगे अल्फा आई, इसको इस साइड ले गए, आई कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा इंटू आई, तो आई बी इक्वल टू एक इक्वेशन और आ गया हमारे पास में 1 माइनस अल्फा इंटू आई। तो ये जो 2-3 फॉर्मूला है, इस पे डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल आ जाता है कि कॉमन पेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट दिया हुआ है, आपको इतना अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है इतना, या फिर इमीटर करंट दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको पूछ देगा कि आई फाइंड कीजिए, आई बी फाइंड कीजिए, आई सी फाइंड कीजिए, इस टाइप का कुछ न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ जाता है 2-3 नंबर का। तो इस फॉर्मूला पे 1-2 न्यूमेरिकल भी करवा देंगे हम। तो इसमें हमारा टोटल कितना इक्वेशन बन गया, 3 बन गया, एक आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इक्वल टू अल्फा आई प्लस आई सी। अगर आई सी ओ मेंशन कर देगा एग्जाम क्वेश्चन में तब, लेकिन नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर लिख देगा कि आई सी इज नेग्लिजिबल तो उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई सी इक्वल टू अल्फा आई, और अल्फा क्या होता है हमारा आई सी अपॉन आई। अगर मेंशन कर देगा कि नहीं रिवर्स सैचुरेशन करंट इतना दिया हुआ है, तो आप इस इक्वेशन में इसको भी लीजिएगा। लेकिन जनरली जो हम ट्रांजिस्टर के एनालिसिस करते हैं तो इसको इग्नोर कर देते हैं, और अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई हमारा हो जाता है। तो इस तीनों फॉर्मूला को यूज करके क्या कहते हैं, आपको एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का क्या कहते हैं वर्किंग बताइए, या फिर उसका बोलेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है। और अब एक टर्म आता है क्या कहते हैं अर्ली इफेक्ट और बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो ये तो हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए, इनपुट करंट ले लिए, इनपुट वोल्टेज ले लिए, और क्या कहते हैं एक मान लीजिए कि हम कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज फिक्स कर दिए 1 वोल्ट के लिए, तो इसके लिए कर्व ड्रॉ किए। अगर मान लीजिए हम कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, मतलब रिवर्स वाइज वोल्टेज जो है उसको हम बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होगा, तो रिवर्स वाइज वोल्टेज अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक्चुअली जो हमारा ये वाला टर्मिनल है कलेक्टर पॉइंट, यहाँ पर रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। आइए देखते हैं फिर से इसको अर्ली इफेक्ट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए ये कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज अगर है यहाँ पे, ये अगर क्या हो जाएगा, इसको हम बढ़ाते जाएंगे, इसको हम जो भी सेट किए बीसी से या जहाँ से भी इसको बैटरी से हम सप्लाई दे रहे हैं, अगर इसको हम बढ़ाते चले गए तो क्या होगा, ये अगर बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रिवर्स वाइज रहेगा। तो ये क्या कहते हैं रिवर्स वाइज रहेगा, तो इधर एन टर्मिनल है और इधर क्या कहते हैं, इधर से हमारा क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब क्या होगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं अट्रैक्ट करेगा, मतलब बेस विड्थ क्या हो जाएगा हमारा बढ़ता चला जाएगा, मतलब बेस विड्थ खींचा चला जाएगा, मतलब बेस विड्थ हमारा बढ़ता जाएगा। रिवर्स वाइज में बेस विड्थ क्या होता है इंक्रीज करता है, आपको पता ही होगा। तो क्या कहते हैं कि हमारा जो ये जो जंक्शन है क्या कहते हैं जेबी जंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या कहते हैं, मान लीजिए कि अगर हम कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज बढ़ा दिए तो हमारा क्या होगा, ये जो जंक्शन है इधर से क्या कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव क्या कहते हैं हमारा एन टाइप रीजन था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या करेगा बेस विड्थ को खींचना शुरू करेगा। अच्छा एक चीज और, जब पीएन जंक्शन फाइनली फॉर्म हो जाता है तो आप देखे होंगे पीएन जंक्शन में हमारा क्या होता है लास्ट में इमोबाइल चार्ज कैरियर बच जाता है, मतलब पहले क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, क्या कहते हैं एन से फ्लो किया इलेक्ट्रॉन, पी से फ्लो किया होल्स, क्या कहते हैं पी से दोनों उसका क्या कहते हैं पी टाइप की तरफ गया, फिर पी का क्या कहते हैं होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन की तरफ गया। तो फाइनली क्या होता है लास्ट में जब रिकॉम्बिनेशन बंद होता है तो क्या होता है इमोबाइल चार्ज कैरियर बन जाता है, डायोड में आप पढ़े होंगे। तो अभी क्या है, अभी क्या कहते हैं अभी आप इस तो क्या कहते हैं जो हमारा जो बेस विड्थ था फाइनली जो हमारा कलेक्टर टू बेस जो हमारा बेस विड्थ था, तो जब हम रिवर्स बायस को बढ़ाते गए तो बेस विड्थ क्या हो गया हमारा, क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो जो हमारा पहले मान लीजिए कि हमारा टोटल बेस विड्थ था डब्ल्यू, अब क्या कहते हैं कलेक्टर टू बेस वाइज वोल्टेज बढ़ाते गए तो हमारा बेस विड्थ इंक्रीज हो गया। तो क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्टिव, मतलब क्या कहते हैं जो हमारा क्या कहते हैं ये हमारा था, मतलब क्या कहते हैं मतलब कि टोटल क्या कहते हैं इफेक्टिव
बेस विड्थ हम यहाँ से मतलब देखिए इसको हम लोग क्या कर बढ़ाते चले गए तो टोटल बेस विड्थ हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। तो जितना बढ़ा उसको हम लोग तो जितना बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा, इतना बचा हुआ है तो मतलब क्या होगा, इतना ही में हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बेस हमारा क्या था, बेस पहले से ही लाइटली ड्रॉप था और इधर हम कलेक्टर टू बेस बायस वोल्टेज बढ़ा करके और बेस विड्थ को थोड़ा सा हम इधर चौड़ा कर दिए। तो जो इफेक्टिव बेस विड्थ था मतलब पहले का जो बेस विड्थ था जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो थोड़ा क्या हो गया, वो थोड़ा कम हो गया।